बाबा साहब की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने भारत को ऐसा एक पवित्र ग्रंथ दिया। मैं इस ग्रंथ को सबसे बड़ा ग्रंथ भारत में मानता हूँ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सब पढ़े लिखे बच्चों का ये दायित्व है कि वो भारत के संविधान का कम से कम प्रीएम्बल पढ़ें। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने तमाम उम्र सेवा करी है समाज की। यादराम सिंह जी हैं, रिटायर्ड जज हैं उत्तर प्रदेश से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, मेहरबानी जी। यादराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक रिटायर्ड जज हैं, ताहा उम्र आपने समाज की सेवा करी है, वकीलों के बीचों में रहे हैं और संविधान के बीचों में रहे हैं, कानून की किताबों के बीचों में बीच में रहे हैं। तो क्या लगता है कि संविधान हर एक व्यक्ति को पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, वह हम आपसे जानेंगे। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। कि जो हमारे पूरे भारत के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करे हैं, जी। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जी। बैंक में हैं, जी। उन्होंने संविधान को ना देखा है ना पढ़ा है। जी। ज़्यादातर लोग संविधान के बारे में वही लोग जानते हैं जी। या लॉ ग्रेजुएट हैं, या जिन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, या जिन्होंने आईएएस और पीसीएस की परीक्षा पास की है, वही संविधान के बारे में जान पाए, वही संविधान के बारे में पढ़ पाए। संविधान एक भारतवर्ष का एक बहुमूल्य डॉक्यूमेंट है और इसके बिना न सरकार चलती है, न समाज चलता है, न देश चलता है। जी। बाबा साहब की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने भारत को ऐसा एक पवित्र ग्रंथ दिया। मैं इस ग्रंथ को सबसे बड़ा ग्रंथ भारत में मानता हूँ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सब पढ़े लिखे बच्चों का ये दायित्व है कि वो भारत के संविधान का कम से कम प्रीएम्बल पढ़ें, मौलिक अधिकारों को पढ़ें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट देते हैं, एमएलए का चुनाव कैसे होता है, भारत में न्यायपालिका का क्या महत्व है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कभी कभी जुडिशल एक्टिविज्म की बात होती है, लेकिन जब सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाती है तो फिर न्यायपालिका को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ता है और फिर संविधान के दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्हें सरकार को आदेश देना पड़ता है। और इस पर एक विषय पर बहुत दिन पहले भी चर्चा हुई, आज भी हो रही है कि आज जुडिशल एक्टिविज्म एक प्रॉपर बड़ा डिस्कशन में है कि साहब न्यायपालिका हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। न्यायपालिका हर क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि उस अपने दायित्व का निर्वहन करती है। जो दायित्व नगर पालिका को निभाना था, म्यूनिसिपैलिटी को निभाना था, लोकल बॉडीज़ को निभाना था, सरकार को निभाना था, असेंबलीज को निभाना था, एमएलए को निभाना था, एमपी को निभाना था, जब वो काम नहीं होता है तो पीड़ित व्यक्ति फिर न्यायपालिका की शरण में जाता है और न्यायपालिका से फिर वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सामाजिक कार्य के लिए वो उनसे अपेक्षा करता है। वो फिर न्यायपालिका को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को आदेश देना पड़ता है कि आप ये कार्य करिए, ये कार्य करिए। अभी कोरोना काल आया। यादराम जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, क्या कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सड़क पर आते हैं और वह बताते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। किस तरीके से उनकी नज़र से आप देखते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? देखिए, कहीं ना कहीं मानव गलतियों का पुतला है। सुप्रीम कोर्ट के जज या हमारा शासन तंत्र या आईएएस या जजेस कोई भी परिपूर्ण नहीं है। गलतियां है, आदमी का स्वभाव है गलतियां करना। टू एयर इज ए ह्यूमन बीइंग। मानव है तो गलती करेगा, मानव से ऊपर है तो वो गलती नहीं करेगा। वो कौन हो सकता है? वो परमात्मा हो सकता है, लॉर्ड बुद्धा हो सकता है, और भी महान विभूतियाँ हो सकती हैं जो गलतियाँ नहीं करते हैं। तो अभी उन गलतियों से
कोई आदमी त्रसित होता है, परेशान होता है, तो फिर वो सामने आके नहीं अपने दुख दर्द और पीड़ा का बयान करता है। इसी प्रकार ऐसे कुछ हुआ होगा जिसके बारे में व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पीड़ित होगा तभी तो वो अपने उद्गार आके नहीं जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। जी, आपने उत्तर प्रदेश में आप रहे हैं जिसमें आपने तमाम डिपार्टमेंट भी देखे हैं, जुडिशली के एक बड़े ओहदे पर रहे हैं आपने तमाम सरकारों को आते जाते हुए देखा है। अब आप रिटायर हो गए हैं तो मुझे लगता है ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल पूछ सकता हूँ। आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है, आपने बीजेपी का शासन भी देखना है, सपा शासन भी देखा है आपने, उत्तर प्रदेश का मायावती का शासन भी देखा है। क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी तंत्र है वह किस तरीके से, कौन सी सरकार के अंदर ज़्यादा सेफ नज़र आता है आपको कि इसके लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना तो सबसे पहले समाज की जिम्मेदारी है। जी। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं कि समाज में अज्ञानता के कारण, जागरूकता के कारण अपराध होते हैं। जैसे आप महिलाओं के सम्मान के प्रति बात करिए तो इसमें कानून अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक दायित्व जरूरी है। हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो इस प्रकार से अपनी पड़ोस की बहन को अपनी बहन समझें, पड़ोस की आंटी को अपनी माँ समझें, तब इस प्रकार के अपराधों का रोक लग सकती है। अन्यथा कानून उतना काम नहीं कर पाएगा। जी। कानून अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह हैं। संस्कार से ही परिवार बनता है। जब संस्कार नहीं देंगे हम अपने बच्चों को, एक बेटा अपने घर से जाता है तो बाप उससे नहीं पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन जब बेटी जाती है तो उससे पूछा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों को, आपने बताया सामाजिक व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या लगता है कौन सी सरकार के आने पे सही है, चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं? क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को पब्लिश करना है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। जो महिला बेटियाँ जो बाहर निकलती हैं वह भी सरकार के तंत्र के हिसाब से रहती हैं। अगर सरकार का ऑर्डर होगा कि हर जगह पर नाके पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, हर नाके पर CCTV कैमरे होने चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, तो कौन सी सरकार को आप देना चाहेंगे? क्यों? देखिए, ऐसा है, भारतवर्ष ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है कि एक छोटा सा पुलिस का तंत्र हर जगह नहीं बिठाया जा सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, अभी कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है बिना बात के, तो हम उसकी ना सहायता के लिए आते हैं, ना उस झगड़े को निपटाने के लिए आते हैं। गाड़ी में शीशा खोल के देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, सरकार का भय अपनी जगह है, पुलिस का भय अपनी जगह है, लेकिन पुलिस तंत्र पूरे समाज को, जब तक समाज उसमें सहयोग नहीं करेगा तब तक ये तंत्र दुरुस्त नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि संविधान पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या लगता है कि हर नागरिक को संविधान की बातें समझनी जाननी ज़रूरी हैं? संविधान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें आपके अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपके दायित्वों का वर्णन किया गया है। हमने कानून में ये पढ़ा, देयर कैन बी ए हस्बैंड विदाउट ए वाइफ, बट देर इज नो राइट विदाउट ए ड्यूटी। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। हमारे यहाँ देश में एक ये भी समस्या है कि जो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई की बात करते हैं वो अपने दायित्वों के बारे में कभी विचार विमर्श नहीं करते हैं। दायित्व भी हैं हमारे। हमको परमात्मा ने, जिसने भी जन्म दिया, हमको यहाँ मज़े मारने के लिए नहीं भेजा है, हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भेजा है। क्या हम उन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या हम पड़ोसी के दुख दर्द में जाके शामिल होते हैं? कभी पड़ोसी आपको 4 दिन तक दिखाई ना दे तो पड़ोसी के यहाँ जाके पूछते हैं, भाई क्या बात है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं ना?
अपने हम लोग पढ़ के नहीं है, बड़े बड़े शहरों में आ गए। कौन कितने लोग हैं हमारे समाज के भी और समाज के भी जो वहाँ जाके नहीं गाँवों में देख रहे हैं कि तुम्हारा चाचा कैसा है, तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी बहनोई कैसा है। तो क्या हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसलिए सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई है, इसको दुरुस्त करना हम सबका, देशवासियों का सब नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब तक नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, समाज दुरुस्त नहीं होगा, देश दुरुस्त नहीं होगा। आप थे हमारे साथ रिटायर्ड जज, जिन्होंने बताया कि आज हर एक जगह पर पुलिस पर प्रशासन नहीं हो सकता है, हर एक जगह पर जुडिशली वर्क नहीं हो सकता है। इसलिए नैतिक जिम्मेवारी होती है कि संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं हो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।